बहुत बहुत शुक्रिया बच्चन साहब आपका, तापसी, सुजीत सरकार, एंड्रिया, कीर्ति, एक बेहतरीन फिल्म देने के लिए। कल रात सोने के वक्त एक फ़ोन आया मुंबई से हमारी पूर्व सहयोगी दीपा अधिकारी का। वो काफ़ी इमोशनल थी और उन्होंने कहा कि मैं 18 साल से तुम्हें जानती हूँ लेकिन कभी किसी प्रोफेशनल काम के लिए फ़ोन नहीं किया। बताइए। तो उन्होंने कहा कि तुम पिंक पर बात करोगे। मैंने कहा हाँ, मैं अभी आपसे बात कर सकता हूँ। नहीं, तुम पिंक के बारे में अपने चैनल पर बात करोगे। मैंने कहा हाँ, मैं कल बात करने वाला हूँ। तुमने पिंक देखी है? मैं आम तौर पर अच्छी फिल्में पहले दिन फर्स्ट शो देख लेता हूँ आज भी। तो मैं सुबह सुबह देख कर आया था। और समीक्षक अपनी निगाहों से, अपने अनुशासन से देखते हैं, उनकी भी ज़रूरत होती है। उनकी नज़र से भी हम फिल्मों को समझते हैं, लेकिन मैं मूलतः दोनों के बीच का आदमी हूँ, दर्शक ज़्यादा हूँ समीक्षक से। इस फिल्म का असर इतना ज़्यादा हुआ कि जब मैं लौट रहा था फिल्म के बाद, इसी कार्यक्रम को लेकर एक मीटिंग थी, तो रहा नहीं गया। लग रहा था कि गाड़ी रास्ते में किनारे रोककर किसी से बात कर लें या उस पर लिख दें कुछ कि इस फिल्म को आप देख आइएगा। वक्त नहीं था तो लगा कि एक लाइन में लिख देते हैं कि इस फिल्म को ज़रूर देख आइएगा। ये फिल्म बहुत तरीके से हमें बदल देती है। मैं खुद महसूस कर रहा था। वैसे मैं अच्छा लड़का हूँ, लेकिन जब निकला तो लगा कि किसी ने मुझे नहला धुलाकर फिर से कुछ नए कपड़े पहनाकर और बाल मेरे ठीक करके बाहर हॉल से निकाला। और मैं एक ही सिनेमा हॉल में फिल्में देखता हूँ, तो उन तमाम उनके कर्मचारियों से दोस्ती भी है। वो सब रो रहे थे बच्चन साहब। वो सब रो रहे थे इसलिए नहीं कि उन्हें फिल्म बहुत अच्छी लगी हो, मुझे लगा कि वो अच्छा होना चाहते हैं। और ये फिल्म उन्हें एक रास्ता दिखा रही थी कि कोई तो है जो कह सकता है कि हम अच्छा हो सकते हैं। और आपने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, लड़कों के लिए फिल्म बनाई है, और आप सब ने इतनी शानदार एक्टिंग की है कि बच्चन साहब आपके खाते में तो बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन इस फिल्म को आप बहुत याद करेंगे। आप, ये फिल्म आपको बहुत याद रखेगी और आप इस फिल्म को बहुत याद रखेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि शूटिंग के वक्त आप ज़्यादा बेचैन हुए या इस फिल्म की जब आपने फाइनल एडिटिंग देखी तब ज़्यादा बेचैन हुए आप? जब शुजीत मेरे पास आए तो उनके पास केवल एक विषय था। उनके पास कोई कहानी नहीं थी, कोई पटकथा नहीं थी। और 2 मिनट के अंदर हम दोनों ने सोचा कि ये फिल्म बननी चाहिए और तय हो गया। मुझे पता नहीं था कि वो किस तरह का किरदार मुझे देंगे या किस तरह की उसकी पटकथा होगी, कौन उसमें काम करेगा, कौन इसे बनाएगा, कुछ पता नहीं था। और उसी विचारधारा को लेकर के हम आगे बढ़े। और फिर एक दिन वो आए और उन्होंने कहा कि इस तरह से कहानी बनी। हमारी बहुत सारी बहस हुई, डिबेट्स हुए, डिस्कशंस हुए और अंत में ये फिल्म बनी। फिल्म के लिखते समय बहुत सी ऐसी हमारी वार्तालाप हुई इनके साथ जहाँ पर कुछ भेदभाव थे हम दोनों के सोच विचार में, उसे हमने तय किया। कई ऐसी जगह थी जहाँ इनकी बात को मैंने सुना, कुछ इन्होंने मेरी बातों को सुना। लेकिन जब हम एक बार ये हमारा तय हो गया कि अब यही हमारी पटकथा होगी, इसी को हम बनाएंगे, तब सेट पे जा कर के उसे इनैक्ट करना एक अलग ही हमारे लिए एक अलग वातावरण बन गया। और ऐसा कहते हुए बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन कई बार हम लोग आर्टिस्ट जो है इमोशनल सीन्स वगैरह करते हैं तो किसी और पदार्थ का उपयोग कर लेते हैं, ग्लिसरीन वगैरह डाल लेते हैं और फिर रो लेते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी सह कलाकार यहाँ बैठे हैं, वो और तापसी और मैं, कई बार ऐसा हुआ इस फिल्म के दौरान कि हमें ग्लिसरीन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी और हम स्वयं भावुक इतने हो गए थे कि हमारे आंसू अपने आप गिरे। इस तरह का वातावरण था हमारे इस सेट पर। सही उत्तर देना आपके प्रश्न का अभी कुछ नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि आप हमसे कह रहे हैं कि कुछ भेदभाव हो जाए, कि पहले कुछ अलग भावना थी आपकी, करते समय कुछ अलग भावना हुई। नहीं, जिस वक्त से इस विषय को सुना तब से लेकर के अब तक, और अगर ये फिल्म ना भी बनती तो मैं कह सकता हूँ कि अगर जितने भी मैंने डायलॉग या वाक्य फिल्म में बोले हैं, मैं अपने निजी जीवन में भी वही बोलता हूँ। जब मैं आपकी एक्टिंग को देख रहा था तो बहुत सारी फिल्मों में आपकी उस एक्टिंग की भी याद आ रही थी,
ऐसा लग रहा था कि आप संवाद तो बोल रहे हैं, वो कहा गया है, पर वो जो असहाय होने की स्थिति है वो संवाद से कहीं ज़्यादा अपने भीतर भी आप जी रहे हैं कि अगर ये लड़कियां हैं जो आप चिट्ठी में लिखते हैं अपने पोती को और नातिन को, कि इन लड़कियों की मदद करना या इनके साहसी हो जाना ये काफ़ी नहीं है। मतलब जिस तरह का सिस्टम है उस फिल्म में, पुलिस से लेकर समाज और पूरा शहर जो है वो खिलाफ हो जाता है। कुछ सचमुच उससे आप निकल कर आप लिख पाए कि दुनिया में लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है ये दुनिया में, क्योंकि आप लोग जिस दुनिया से आते हैं वहाँ पर ये माहौल कोई नई बात तो नहीं है। मतलब हम तो बॉबी के ज़माने से देख रहे हैं, कपड़ों को लेकर बात करना या इन फिल्मों की बात करना। देखिए, जब ये विषय हमारे पास आया तो ऐसा नहीं था कि मैं इसके बारे में तुरंत सोचने लग गया। बहुत पहले से हमारी सोच ऐसे ही रही है। मैंने हमेशा ऐसा माना है कि महिला जो है वो देश की 50% शक्ति है, उसको सम्मानित करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, समाज में उसकी एक अहमियत है और उसकी कदर करनी चाहिए हमें। और वैसे भी मैं इससे पहले भी बहुत पहले काम कर रहा था गर्ल चाइल्ड के लिए और यूनाइटेड नेशंस एम्बेसडर के तौर पर। फिर सरकार का एक अभियान चला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें भी हमने अपना सहयोग दिया। तो कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर बहुत सी ऐसी बातें थी और मैंने कभी भी इस बात को माना नहीं है कि बेटी जो है वो अलग है, बेटा जो है वो अलग है। हर बार मैं यही कहता हूँ कि जब भी हम माता पिता जो है और हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं तो हम यही सोचते हैं कि ये बराबर है और मरने के बाद जो कुछ भी हमारे पास होगा वो आधा आधा बटेगा बेटी और बेटे में। तो मैंने हमेशा ऐसे ही सोचा था, तो यही भावनाएं लेकर के हमने फिल्म की और कोई हमें ऐसा नहीं लगा कि हम ये डायलॉग बोल रहे हैं या हमें व्यक्तिगत लगा कि हमारे सामने ये एक आप चेंज हुए जी, आप चेंज हुए इस फिल्म को करते हुए? चेंज होने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि पहले से ही हम चेंज थे। जैसे मैंने कहा मैं भी अच्छा लड़का हूँ, पर मैं और अच्छा लड़का होके निकला। नहीं, इस धारणा से तो हम लोग काम करते थे। अंगद बेदी हैं हमारे साथ, बहुत बुरा किरदार आपने किया। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे ऐसे निजी जिंदगी में, लेकिन आपके किरदार से बहुत चुभता रहा। लगा कि काश ये लड़का मेरे बगल में होता तो मैं समझाता कि हाँ यार ये ठीक नहीं है। पर तापसी में शुजीत सरकार साहब हैं जी, आप उनसे ज़रा सवाल कीजिए हमारे बारे में। हाँ। उनके पास बिल्कुल करेक्ट आंसर मिलेगा इस किस्से का। इट वाज नॉट वेरी इजी। राजवीर सिंह एक ऐसा कैरेक्टर है जो कहीं ना कहीं हालात का कैरेक्टर है। ही इज़ गॉट मैनी लेयर्स। उसकी गलती नहीं है, उसकी जो अपब्रिंगिंग है वो कंजर्वेटिव रही है, तो उस तरीके से वो सोचता है। और कैसे एक इंसिडेंट होता है उसकी वजह से उसका जो फ्यूडल एटीट्यूड है वो बाहर आता है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि शुजीत दा ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। हालांकि ये फिल्म एक अच्छे सीरियस मुद्दे पर है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म शेयर करना मिस्टर बच्चन के साथ, तापसी के साथ, एंड्रिया और कीर्ति के साथ मेरा बहुत सौभाग्य है। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अभी तक इससे बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिला। और एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू द होल टीम ऑफ राइजिंग सन, हमारे प्रोड्यूसर मिस्टर रोनी लहरी, माय डायरेक्टर अनिरुद्ध दा एंड शुजीत दा, फॉर टेकिंग मी ऑन बोर्ड एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। इस फिल्म को देखिएगा ज़रूर। ये फिल्म आपको दिल्ली शहर में कई तरीके से आपको इस्टेब्लिश करती है, फिर से हिला कर रख देती है उन्हीं बातों को, फिर से आपको फिर से रीडिफाइन करती है, परिभाषित करती है। पर तापसी उस पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान भी सारे लोग सीरियस थे, मतलब हंसना एकदम मना था उसके सेट पे जाके। हाँ नहीं, ऐसा नहीं था हंसना मना था, बट हाँ शूटिंग सीन स्टार्ट करने के 1 घंटा आधा घंटा पहले हमारी प्रेप शुरू हो जाती थी, जो कि थी इनके द्वारा। ये आके अच्छे से ब्रेन वॉश करते थे हम लोगों को। ऐसा हो गया है, ऐसा तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए, ये सब हो चुका है, ये सब होने वाला है, आसपास लोग क्या बातें कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में कैसे कमेंट्स दिए जा रहे हैं। वो हमारा मेकअप हेयर वो होता था हमारा वैनिटी में बैठ के। ये प्रेप होती थी और फिर हम जाते थे। बट जैसे ही कट होता था, आई रिमेम्बर एक सीन तो ऐसा था जिसमें पूरी रात मुझे मना किया गया था, सोना ही मत, अगले दिन आ जाना, आधा घंटा वैन में सोना। और वो हालत होती है ना, आंखें नहीं खुलती
सन के सामने बाहर आ जाओ अगर, वैसी हालत हो गई थी। वो ख़त्म करने के बाद जो मैं ज़ोर ज़ोर से हंसी हूँ वो सीन ख़त्म करने के बाद, बिकॉज पूरी रात दिमाग में चलता रहा कि कल क्या करना है। उठ के वहाँ पे वैनिटी में किसी से बात नहीं करी जब तक वो सीन ख़त्म नहीं हो गया, बट जैसे ही ख़त्म हुआ तो आई हैड टू कम बैक, वरना बहुत डीप इम्पैक्ट कर जाते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें, स्पेशली एक दिल्ली की लड़की को। पर सुजीत, मैं नहीं, अभी अभी आप माइक ले सकते हैं। मुझे अभी ध्यान नहीं है कि इस फिल्म को शूट किसने किया है, नाम ध्यान नहीं आ रहा है। आपने किया? जी, मेरे दोस्त हैं एक अभिक मुखोपाध्याय, उन्होंने। उनको विशेष रूप से बधाई, क्योंकि एक ऐसे फिल्म में जब बातें हो रही है लड़की के पहनावे पे, कैरेक्टर पे, बहुत सारी फिल्मों में आपने नायिकाओं को देखा होगा उनके कपड़े को, लेकिन कैमरा जो है कपड़े के साथ जिस्म को उभारता है। लेकिन ये पहला ऐसा कैमरामैन है जो इतना सेंसिटिव है कि उसको नॉर्मल के रूप में इस्टेब्लिश करता है और हमारे दिमाग में प्रोवोक करता है कि हम इन कपड़ों को लेकर क्या सोच रहे थे। लेकिन साथ ही साथ रिवर्स में वो अपने फिल्म के स्क्रीन पे उन कपड़ों को उतना ही नॉर्मल वो इस्टेब्लिश कर पाता है जितना कोई भी पहनकर और इसे अपनी जिंदगी में जीता है। नहीं जी, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। जी, आई थिंक दैट वाज अ डेलिब्रेट एकदम अटेम्प्ट था हमारा, क्योंकि कपड़े तो नॉर्मली पहने हैं सब लोग, मुझे लगता है, तो इसमें क्या ऐसे अब किस नज़र से उसको देखते हैं आप। मैं समझ सकता हूँ आप किस चीज़ पे इशारा कर रहे हैं, लेकिन मैं उस पर बोलूँगा नहीं। मैं इतना बोलूँगा कि हाँ, ये हमारे अंदर की एक इंटीग्रिटी होती है कि मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, मैं कैमरे को कहाँ लगाना चाहता हूँ, मैं कैमरा का क्या नीचे लगाना चाहता हूँ या सिंपल फेस पे लगाना चाहता हूँ, वो चाहे कैसे भी कपड़े पहने हो। सो डेफिनेटली आपने बहुत बहुत ही अच्छा एक ऑब्जर्वेशन लिया है, जो अभी तक शायद जितने लोगों ने फिल्म देखा है इस ऑब्जर्वेशन पे नहीं आए हैं, क्योंकि ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट था मेरा कि नहीं, ऐसा ही होगा और ऐसा ही किया जाएगा। मैं बहुत रिजिड था इस मामले में कि कहीं भी कैमरा में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं एक नॉर्मल सी लड़की हो, चाहे वो मेरी गर्लफ्रेंड हो, चाहे मेरी वाइफ हो या मेरी सिस्टर हो, उसको किस तरह से देखा जाए। देखिए, भगवान ने तो बनाए हैं महिला को सुंदर, वो तो है ही खूबसूरत, आप किस इंटेंशन से उसको देखते हैं, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। बच्चन साहब, कोर्ट का जो सीन है उसमें आप गर्ल्स सेफ्टी मैनुअल नंबर 1, नंबर 2, तो मुझे सुनाई देता था बॉयज़ मेंटालिटी नंबर 1, बॉयज़ मेंटालिटी मैनुअल नंबर 2, बॉयज़ मेंटालिटी नंबर 3। आप गर्ल्स सेफ्टी मैनुअल उसको कह रहे हैं। हम जब भी ये सवाल उठाते हैं लड़कियों के बदलने का, और तमाम तरह के नेता लोग बोलते ही रहते हैं, हर दल के लोगों का इसमें रिकॉर्ड अच्छा है, कोई ये नहीं कह सकता है कि उसमें सब बराबर हैं, लेकिन कभी हम लड़कों को एड्रेस नहीं करते हैं इसको लेके। आपने खुद ही कह दिया, लड़कों को एड्रेस कर दिया। वो जितने भी रूल्स थे वो थे लड़कियों के लिए, लेकिन उसमें छिपी हुई बात लड़कों के लिए। एक व्यंग था और शुजीत ने बहुत पहले से ये सोच लिया था कि हम इस फिल्म में कोई प्रचार नहीं करेंगे, कोई डिक्टेट नहीं देंगे, कोई कानून नहीं बनाएंगे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बस दर्पण एक रख दिया जनता के सामने कि अगर आप अपने आप को इसमें देखते हैं और आप समझते हैं कि आप अपनी शक्ल सूरत या अपने मिजाज को आप ठीक कर सकते हैं तो कीजिए। हमने कभी भी पूरी फिल्म में कहीं भी नहीं कहा कि ये गलत है, ये सही है, ऐसा करो, ऐसा मत करो। प्रोसिक्यूशन कहता रहा, डिफेंस ने कभी नहीं। नो मीन्स नो। पर तापसी, मैं आप तीनों से मैं इस सवाल का जवाब चाहता हूं कि फिल्म देखते समय ये एक्सपीरियंस हुआ कि चाहे हमने जितने भी कानून बना रखे हों और कानून जितने भी नए हों, कानून अपने आप में सक्षम हो, उन कानून के ज़रिए लड़ना एक बात है, ब्रेव लड़की है कहना एक बात है, लेकिन जब एक जिप्सी आ जाती है मोहल्ले में और जब वो शूट जिस समाज को हमको जब वो एक्सपोज करता है सीन, वहाँ से लेकर कोर्ट सीन तक लड़ना, तो ऐसा लगता है कि कानून के नाम पे कुछ दिया ही नहीं गया। जो पूरा सिस्टम दिया गया है वो और ज़्यादा लड़कियों को वल्नरेबल बनाता है। मैं इसके लिए इतना बोलना चाहती हूँ कि भगवान ने ना एक डिफरेंस जो रखा था मेल और फीमेल के अंदर, शायद वो स्ट्रेंथ का कुछ हद तक रखा गया था।
उस स्ट्रेंथ को ना पावर समझ लिया गया है एक साइड ऑफ जेंडर के द्वारा। वो उस पावर का कई कबार मिसयूज हो जाता है दूसरे जेंडर के लिए। तो वो जो जिप्सी आई थी, और ऐसी काफ़ी जिप्सियाँ जो शायद खींचती नहीं हैं बट बिना छुए वो सब कर देती हैं, जो आपने शायद देखा होगा मेरे साथ हुआ उस जिप्सी में। सिर्फ स्लो हो जाना गाड़ी का तुम्हारे बगल में, शीशा उतरना, कमेंट आना, वो भी एक लड़की को उसी तरह का एहसास काफ़ी हद तक दिला देता है कि अगर इससे ज़्यादा होता तो क्या हो जाता। तो उससे लेकर कोर्ट में जब वो हादसा हो जाता है, जब कोर्ट में खड़ा कटघरे में होना होता है, उस टाइम पे वो हादसा तो एक बार ही हुआ है तुम्हारे साथ, बट हर रोज तुम्हारे साथ वर्बली वही हादसा होता है। इस फिल्म में एक बहुत छोटा सा किरदार है, और अगर आपने देखी है तो, और आप देखेंगे तो, वो है मकान मालिक का। अगर वो किरदार बहुत छोटा सा है, अगर आप उस किरदार को ना देखें तो भरोसा ही नहीं बढ़ेगा, आप आगे की फिल्म ही नहीं देख पाएंगे। हम दिल्ली के मकान मालिकों से कितना त्रस्त रहते हैं, लेकिन वो पहला शख्स है जो फिल्म में खड़ा होता है लड़कियों के लिए। हाँ, स्कूटर से गिरा दिए जाने के बाद भी कई बार फिल्मों में जो 1 सेकंड 2 सेकंड की अदाकारी करके जाते हैं, वो कम श्रेय पाते हैं, लेकिन शानदार एक्टिंग की है। जी मैं मिस्टर विनोद नागपाल हैं, वो बहुत ही हमारे दिल्ली के बहुत ही पुराने थिएटर और सीरियल के बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो मैं इस फिल्म में ओनली यही बोलूँगा कि कभी कभी कोई मैच होता है ना, क्रिकेट मैच, जिसमें 11 के 11 प्लेयर जो है सब अच्छे खेलते हैं, तो इसमें 11 के 11 प्लेयर ने बहुत सॉलिड मारा है। कोई अकेला सचिन ने या विराट ने नहीं खेला है, सब ने खेला है इसमें। पर दिल्ली को क्यों चुना आपने? आपको लगा कि दिल्ली को रीडिफाइन करने की ज़रूरत है? क्योंकि इधर के फिल्मों में दिल्ली एक मेन लोकेशन है। आप ज़्यादातर आपका पसंदीदा शहर कलकत्ता रहा है। जी नहीं, मैं बहुत डरा दिया आपने इस दिल्ली से। मुझे लगा कि हम भी जिस शहर में, अच्छा किया डराया तो, नहीं तो आपका पर्पस पूरा नहीं होता। जिस शहर को जानते हैं उसको जानते नहीं। देखिए, एक फिल्म से डरना अलग बात होता है, और एक रात को लड़की जब अकेले रोड में जाती है और उसके पास में खड़े हो जाते हैं गाड़ी और स्लो चलने लगती है, वो डर कुछ और है। उतना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ व्हाट अ वुमन गोज थ्रू। लेकिन आपका सवाल का जवाब देने के लिए, देखिए, जैसे विकी डोनर या पीकू, उसमें एक लाइटर साइड ऑफ दिल्ली हमने देखा था, या एक ऐसा दिल्ली जहाँ डॉक्टर चड्ढा भी हैं, विकी भी है, क्लिनिक भी है, स्पर्म डोनर भी है, एक बंगाली चित्रजन पार्क में कॉन्स्टिपेटेड फादर भी हैं, और एक पीकू भी है जो बाप अपने बेटी को कहते हैं कि ये वर्जिन नहीं है और इससे ये शादी नहीं करने वाली अभी, और उसको बोलती है कि कोई शादी तभी करो अगर तुम्हारा कोई सेंस मीनिंग होता है तभी करो। लेकिन मैं डिनाई ये नहीं कर सकता हूं कि मैं 20 साल दिल्ली में रहा हूं, एंड ये जो एक समस्या है जो दिल्ली से सबसे ज़्यादा उभर के आती है, बिकॉज न्यूज़ में रहती है, यहाँ इज़ अ न्यूज़ कैपिटल ऑफ द कंट्री, सो इट पेन्स मी अ लॉट, इट डिस्टर्ब्स। शायद आपको भी रोज डिस्टर्ब करता होगा कहीं ना कहीं, आप रोज सुनते हैं, रोज पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। एंड दिस कंपेल्ड मी कि नहीं यार, इस पर कुछ करना चाहिए, कुछ नहीं करेंगे तो कब करेंगे। मेरी भी 2 बेटियां हैं, मेरी भी वाइफ है। मेरी वाइफ एक दिन उठ के बोलती हैं कि हम मॉडर्न दुनिया में, मॉडर्न टाइम्स में हैं, 2015 में आपने पीकू बनाया है, ये कहा है, और हम लोग आज भी वुमेन एम्पावरमेंट और नारी शक्ति की बात करते हैं। ये कितनी शर्म की बात है, और हम अपने आप को मॉडर्न दुनिया कहते हैं। मेरी भी 2 बेटियां हैं, तो अगर आप इस बदलाव में मुझे भी शामिल कर लें, बाकी सब लोग। और या सो आई थिंक दिस इज द रीजन। इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, दिल्ली में कहाँ से क्या होता है। क्योंकि वो बहुत छोटी हैं, लेकिन देखते समय मैं ये सोच रहा था कि काश मैं वो थोड़ी बड़ी होती तो मैं उनको लाकर ज़रूर दिखाता कि ये फिल्म देखो। और मैं चाहता हूँ कि जो बेटियाँ बड़ी हैं वो अपने भाइयों के साथ, अपने पिता के साथ और दोस्तों के साथ इस फिल्म को जाएं देखने ज़रूर। अलग अलग ग्रुप में जाएं और इस फिल्म को समझें, क्योंकि कई बार वही बातें जो होती हैं, मैं इतना किसी फिल्म के बारे में बात नहीं करता, और बिना देखे तो मैं कभी भी बात नहीं करता, चाहता नहीं। लेकिन जब मैं उस फिल्म को देखकर आया हूँ, मुझे लगता है कि उसके बारे में बात करनी चाहिए। कई लोग 60 के दशक में बनी किसी अंग्रेज़ी फिल्म की उसमें याद कर रहे हैं कि वैसी है या नहीं है। मैं वैसा नहीं करना चाहता।
मैं बिल्कुल एक हिंदुस्तानी निर्देशक कलाकारों के द्वारा बनाई गई इस फिल्म को मैं चाहता हूं कि आप उसको जिएं और इसके अनुभव को अपने साथ बांटें, क्योंकि ये उस तकलीफदेह यात्रा से आपको लेकर जाती है। जानना बहुत आसान होता है, उसके देखकर उससे गुजरना बहुत मुश्किल होता है। एंड्रिया, मैं आपसे जानता हूँ, आपके बारे में मैंने सुना आप शिलोंग की हैं। दिल्ली में हर समय मतलब हम तो भूल गए हैं कि वहाँ 7 राज्य हैं, हम तो नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। और इस फिल्म में बड़ी खूबी से वकील साहब कोर्ट में कहते हैं, जब वो नॉर्थ ईस्ट कहता है वकील दूसरा, तो वो कहते हैं मेघालय। मेघालय का मतलब क्या है वो बता रहे हैं। तो वो कई लेयर्स पे ये फिल्म जो है हमको जगा रही है कि आप नॉर्थ ईस्ट नहीं, आप उसको मेघालय बोलो, असम बोलो, अरुणाचल बोलो, अलग अलग राज्यों के नाम बोलो। हम लोग जब यहाँ पर कवर करने जाते हैं, तो मुनीरका में मैं घूम रहा था, तो मैं वहाँ के लोगों से यही कह रहा था कि इन लड़कियों 2-3 साल पहले की बात है, इनका ये कपड़ा है, ये उनके समाज क्या है, पहनने का तरीका है, इसमें क्या ख़ास बात है कि आप इससे क्यों रिएक्ट करते हैं? उनके पार्टी करने से वही गाना बजता है जो गाना आप अपनी पार्टी में बजाते हैं, उतनी ही रात तक आपके लड़के भी नाचते गाते हैं। पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके ज़रिए मतलब लड़कों को, खासकर हमारे युवाओं को बात पहुंचे कि आपके समाज में भी, शिलोंग में भी क्या इसी तरह की समस्याएं हैं लड़कों के बीच में, कपड़ों को लेकर, देखे जाने को लेकर, क्योंकि मैं अब इस पे आना चाहता हूं। आप अंग्रेजी में ही बोल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, या प्लीज। It is the same. I think it's the same everywhere, and all women go through it everywhere. Men do look at us in a certain way when we dress a certain way. It's not a nice feeling. It's very degrading. I just hope that a lot of people have seen the film now in Shillong and around, and I just hope that this changes their mindset a little bit after watching this film. कीर्ति, आपको लगता है कि ये फिल्म बहुत पर्सनल रिलेशनशिप को भी डील करती है? उसके साथ साथ एक वर्जिन होने का सवाल जब कोर्ट में आता है, उसके अलावा कि मतलब एक लड़की की ज़िंदगी में जावेद जो किरदार है, सारे मेल कैरेक्टर जो हैं 2 लोगों को छोड़कर फेल करते हैं एक तरह से। तो इतनी निराशा हुई कि लगता था कि कहाँ जाके जूझे। इतनी फिल्म इतना चैलेंज कर रही है ना, लगता जी। मैंने तो फेल नहीं किया, आपने कहा तो फेल। मैंने कहा 2 लोगों को छोड़ के, 2 लोगों को छोड़ के, आप और वो मकान मालिक नागपाल साहब, पर सारे लोग फेल कर रहे हैं। वो जावेद भी फेल कर रहा है, हर कोई फेल कर रहा है एक तरह से लड़कियों को। माइक आपकी ठीक है? हेलो, यू कैन हियर मी? जी, बहुत ही हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की सिचुएशंस होती हैं। इस फिल्म में स्क्रिप्ट के हिसाब से जो ठीक लगा वो किया है, लेकिन शर्म की बात है कि रिलेशनशिप्स जब आप किसी के साथ होते हैं और जब एक घड़ी आती है जब आपको उस इंसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो इंसान आपके साथ नहीं रहता है क्योंकि वो उसमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में इतना उलझा हुआ है, समाज में इतना उलझा हुआ है, जजमेंट से इतना उलझा हुआ है कि उससे निकल उससे बाहर आकर किसी के लिए खड़ा होने की हिम्मत ही नहीं है। अगर आप देखेंगे तो फिल्म में जो 3 लड़कियां भी हैं, हम तीनों का इस तरह से साथ में होना और एक दूसरे के लिए इस तरह का प्यार और दोस्ती रखना फिल्म का बहुत अहम हिस्सा था और बहुत क्लियर था हमारे लिए, जो शुजीत ने हमें बार बार बताया था कि अगर मैं तुम तीनों के लिए एज एन ऑडियंस तुम तीनों को एक साथ नहीं देखूंगा, एक साथ नहीं पाऊंगा, तो मेरे लिए फिल्म बिल्कुल काम नहीं करेगी। तो रिलेशनशिप्स कुछ ऐसी दिखाई गई हैं, कुछ जावेद के साथ जो फलक की रिलेशनशिप है कुछ वैसी दिखाई गई हैं, ऐसी भी होती हैं वैसी भी होती हैं। अब क्यों होती हैं नहीं होती हैं, ये तो जैसे आपने इतना कुछ सोचना शुरू कर दिया है फिल्म देखने के बाद, शायद ये फिल्म बहुत लेवल्स पे लोगों को आईना दिखाएगी, लोगों को सोचने पर मजबूर करेगी और अपने आप को बदलने पर मजबूर करेगी। मुझे तो अगर मेरा बस चलता, मैं अपने
मैनेजिंग एडिटर को प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता, तो मैं इस फिल्म को प्राइम टाइम में दिखाता। मैं सचमुच दिखाना चाहता हूँ और मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि मैं 9 बजे इस फिल्म को शुरू करता और कहता कि आप 11 बजे तक बैठ के इस फिल्म को देख लो। अगर आप सिनेमा हॉल नहीं गए, किसी वजह से ट्रैफिक जाम में फंसे रहे, क्योंकि ये फिल्म बहुत तरह से जहाँ वो नहीं कहती है वहाँ वो बहुत ज़्यादा कहती है। जो आपका एक सीन है कि जब आप लड़की तापसी जब वो हुड अपना ऊपर करती है और आप खींच देते हैं, जिस रफ्तार से और तल्लीनता के साथ आप खींच देते हैं उससे, वो 1000 डायलॉग के बराबर वो एक सीन है। कितना छोटा सा सीन है वो, और वो 1000 डायलॉग है। बच्चन साहब, आपको लगता है कि हमारे लड़के बदल पाएंगे? जी, कहीं ना कहीं तो ये एक जागरूकता बढ़ रही है देश में, और न केवल बहुत से अभियान भी चल पड़े हैं, बल्कि इस तरह की फिल्में भी बन रही हैं, इस तरह की सोच हो रही है। आपके मुख से इस तरह के शब्द सुनना हमारे लिए अपने आप में एक जागृति है, क्योंकि आप देश की कॉन्शियंस हैं, आपकी विचारधाराएं जो हैं वो लाखों करोड़ों लोगों के पास जाती हैं आपके द्वारा। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी चीज़ें पहले से ही समाज में बदल रही धीरे धीरे। कई बार मैं कह चुका हूँ और यहाँ भी कहने में मुझे कोई राज नहीं है, बहुत सी पुरानी कहावतें जो हैं वो बदल गई हैं। जन्म जन्मांतर से वो कहावतें चली आ रही हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी। आप नहीं कह सकते आज वो आप कहावत बदल गई है। विलियम शेक्सपियर का प्ले है मैकबेथ, उसमें मैकबेथ लेडी मैकबेथ को बोलता है, ब्रिंग फॉर्थ मेन चिल्ड्रन ओनली। वजह कुछ और थी, वो लेडी मैकबेथ कुछ ऐसी तरीके चला रही थी ताकि मैकबेथ राजा बन जाए और डनकन जो कि राज कर रहे हैं उनको कुछ जहर वहर खिला करके मार दिया जाए। लेकिन इस तरह के वाक्य अब लिखे नहीं जा सकते। तो मेरा ऐसा मानना है कि समाज बदल रहा है, धीरे धीरे इन्हीं बातों से बदला जाएगा। ये धीरे धीरे या इस मामले में बहुत तेजी से बदलने की ज़रूरत है। हमारे यूथ को रिबेल करने की ज़रूरत है। कई बार मैं नौजवान लड़कों को देखता हूँ, आप ही के किसी कार्यक्रम में बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट आए थे, तो मैं बाहर खड़ा उन लोगों से बात कर रहा था। तो मैंने लड़के भी थे, लड़कियाँ भी थीं, और मैंने पूछा कि आप में से कितने लोग दहेज नहीं लेंगे। तो सारे लड़के बैठ के पहले उसको जस्टिफाई करना शुरू कर दिए। मैंने कहा फिर आप रात को क्यों आए साथ में घूमने के लिए? आप डाउरी को अगर जस्टिफाई करें तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या हमारे लड़कों में इतनी हिम्मत है कि इस फैमिली स्ट्रक्चर वाले इस देश में इतना रिबेल कर पाएँ? धीरे धीरे करते करते पेशेंस भी, कई बार लगता है कि कितना पेशेंस रखें। हम अपनी ज़िंदगी में इसको बदलते हुए देख लेना चाहते हैं। जब तक हम उनके सामने उदाहरण नहीं देंगे तब तक मुझे लगता है कि शायद उनके अंदर बल शक्ति नहीं आएगी। और अगर आप जैसे लोग या जो भी लोग सेलिब्रिटी स्टेटस में हैं, जो कि जाने पहचाने चेहरे हैं, वो जब तक बात नहीं करना शुरू करेंगे, जब तक सुजीत सरकार जैसे लोग इस तरह की फिल्में नहीं बनाएंगे, कहीं ना कहीं जागृति होगी। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आज हमारी फिल्म रिलीज़ पे है, लेकिन मैंने कभी भी अपने पूरे करियर में 47 वर्ष हो गए हैं, इस तरह का जो चर्चा सुनी है एक फिल्म के बारे में 1-2 दिन के अंदर ही, जितने भी आलोचक हैं उन सब की भाषा एक जैसी है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एक महिला पत्रकारिता कल हमारे साथ इंटरव्यू करते करते वो रो पड़ी, सर ये मैं पहली दफ़ा मैंने अपने जीवन में देखा है कि एक वो हमारे साथ इंटरव्यू कर रही है, फिल्म के बारे में बात कर रही है और उसके आंसू निकल आए। ये हमने पहली बार देखा। एक अभी जर्नलिस्ट महिला है, वो उनका मुझे SMS आया कि मैं अभी अभी पिंक देख करके बाहर निकली हूँ और मेरा मन कर रहा है कि मैं आपके हाथ को पकड़कर 2-3 घंटा रोऊं। सर इस तरह की जो चर्चा है ये अद्भुत है, हमने पहले कभी सुना नहीं इसको। तो कहीं ना कहीं ये बात जो है ये बहुत तीव्र गति से घर कर रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बदलाव आएगा। फिल्म का जो नाम पिंक रखा गया, मैं उत्तर भारतीय हैं हम लोग, बहुत तरह का जो कुसंस्कार है वो पीछे से लेके चले आए हैं गांव देहात से, तो रोज़ उसका करेक्शन होता है हमारे घरों में, और उसकी मेरी वाइफ काफ़ी ठीक करते रहती हैं कि ये ठीक नहीं है। तो उसमें एक पिंक की आलोचना भी है, तो मैं जानबूझकर अपनी बेटियों को गुलाबी रंग से दूर रखता हूँ। नहीं, बहुत अच्छा। आई थिंक आपने नाम क्यों रखा पिंक? आपने एकदम करेक्ट जगह पकड़ लिया है। जैसे 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 सर मिस्टर बच्चन कभी कभी पूछते हैं कि ये पिंक कलर किसने दिया है, मतलब महिलाओं के साथ, उनके साथ जुड़ जाए, ये किसने रखा है ये कलर, और मर्द के साथ
ब्लू कलर जुड़ जाता है, ये किसने डिसाइड किया है? किसने डिसाइड किया है? एजेस से चली आ रही है और वो अभी हमारे सिस्टम में घुस गई है बिल्कुल। इसी का जवाब है वो ये जो आपने जब फिल्म देखा होगा, आपको करेक्ट, अगर आपने लोगो देखा है पिंक में, उसमें 2 हाथ भी हैं जो उसको पकड़े हुए हैं उसको। सो हमको लगता है कि पिंक जस्ट एक सॉफ्ट कलर नहीं है कि आप अपने छोटे बच्चे को आप पिंक कलर का ही एक ड्रेस दें या पिंक कलर का ही एक डॉल दें और अपने लड़के को एक गन दे दें या एक कार दे दें। क्यों ना आप अपनी छोटी बेटी को एक रैकेट दे दें, एक बैट दे दें, एक फुटबॉल दे दें, वो भी तो हो सकता है बिल्कुल। और यही रीजन था कि मेरे को लगा कि पिंक की एक डीप मीनिंग है हमारी सोसाइटी में। हम उसको छोटे बचपन में जैसे ही एक लड़की को बोलते हैं, ये मैंने अपने घर पे देखा था और मैं अभी वो प्रैक्टिस नहीं करता हूँ बिल्कुल, और कि जैसे ही मेरी बेटी 6 साल 7 साल की होने लगी थी तो घर पे ये बोलना शुरू हो गया कि सिट क्रॉस लेग्ड, अब पैर ऐसे करके बैठे हो। क्यों? वो खेल के आई है अभी, जोर से पसीना है, वो आराम से अपनी मर्जी से बैठना चाहती है। और वहीं हमने उसको खत्म कर दिया, वहीं उसको बांध दिया हमने। वो दैट पेन्ड मी अ लॉट, क्योंकि मैं घूम रहा हूँ खुले, मैं घर पे एक आदमी हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं और 2 लड़की हैं, उनके बीच में यही वजह है। पिंक इज अ कंपैशन, कलर ऑफ कंपैशन। पिंक इज ऑल्सो कलर ऑफ ब्रेव। पिंक इज ऑल्सो कलर ऑफ प्रोटेस्ट। सो दैट्स द रीजन। एक गुस्सा था कहीं ना कहीं, एक दर्द था जिस वजह से इसका नाम पिंक है, और सबको मैं बोलता था। उसी वजह से सर ने वो एक अपनी पत्र भी लिखा था अपने ग्रैंड डॉटर्स को। सर बताएंगे उसके बारे में। उसमें कई लोगों ने कहा भी था कि पोते को भी क्यों नहीं चिट्ठी लिखी आपने? सर, जो बात उस पत्र में बेटियों के लिए लिखी है वो बेटों के लिए भी लागू है, समझने वाली बात। आपकी पोती और नातिन इतनी बड़ी हैं कि उन्होंने उस चिट्ठी पे कोई रिएक्शन किया कुछ? जी, जो मेरी बेटी की बेटी है, हाँ, वो 18 वर्ष की है। उन्होंने मुझे तुरंत वापस मैसेज भेजा कि मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं जो कुछ भी आपने इस पत्र में लिखा है उसका पालन करूँगी। और मेरी बेटी ने मुझे कहा कि इतने साल गुजर गए, मैं अपनी बेटी को समझाते समझाते आपके एक पत्र ने जो कुछ उसको समझाया है वो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में शायद नहीं समझा पाऊँगी। नाइट शिफ्ट, नॉर्मल, जोक्स, रॉक, ये सारे आ रहे थे। खासकर नॉर्मल बार बार आ रहा था, लेकिन जो कई बार जो संवाद है, चाहे कीर्ति का हो, डायलॉग हो, कई जगह जब वो पैसे की बात करती है, जिस तरह से एक्सप्लेन, कई बार मुझे लग रहा था कि जो आप कहना चाहती हैं फाइनल आर्गुमेंट वो अंग्रेजी में आ जाता। मैं हिंदी अंग्रेजी के डिबेट में नहीं जाना चाहता। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको अभी भी लगता है इस कैरेक्टर को जीने के बाद कि कुछ बातें कुछ भाषा में कुछ लोगों से ही कही जा सकती हैं? आई थिंक इसका आंसर माय डायरेक्टर एंड माय प्रोड्यूसर ये देते रहते हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं जब ये अंग्रेजी और हिंदी की बात आती है, तो इन्हीं का आंसर पिक करके मैं देना कंफर्टेबल चाहूँगी। होने की बात, जैसे होता है कि कुछ 2 लोगों के बीच बात हो रही है, आउटरेज्ड मॉडेस्टी जब आप कह रहे हैं, बहुत सारे आर्गुमेंट जब कह रहे हैं, वो नेचुरल फ्लो में आ रहा है। जिस तरह के समाज और जिन लड़कियों की बात हो रही है वो उनकी भाषा है, तो वो एकदम से हिंदी बोलने लगे तो वो भी ठीक नहीं लगा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर आपको लगता है कि इन सब बातों को कहने के लिए नए शब्दों की ज़रूरत है? आई थिंक हमारे क्या हर फिल्म की, जैसे कहा मैंने, शुजीत सर और टोनीदा बोलते हैं भाषा होती है, तो उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं। जब तक आपकी बात कन्वे हो जाती है सामने वाले इंसान को, तुम्हारी ऑडियंस को, तो आई थिंक वो जो टर्मिनोलॉजी है वो एक सेकेंडरी बात बन जाती है। योर प्राइमरी प्रॉब्लम और द प्राइमरी थिंग बिकम्स कि आप किस तरीके से अपनी बात कन्वे कर रहे हैं, और वो हो जाती है तो इट डजेंट मैटर कि आप कौन से एग्जैक्ट टर्म्स यूज़ कर रहे हो उसके अंदर। जो बच्चन साहब की चिट्ठी में भी वो बात है कि स्कर्ट से कुछ नहीं होता, कपड़े की लंबाई से कुछ नहीं होता। ये कपड़े आपके लिए नॉर्मल होंगे, लेकिन जब आप फिल्म के लिए इनको रिहर्स कर रही थी, क्या आपको लगा कि इन्हीं कपड़ों में किसी लड़की को कितना जस्टिफाई करना पड़ता होगा? आई थिंक जब वो कपड़े जब डिसाइड हो रहे थे, मेरे कपड़े,
वो मैंने ही शुजीदा को बोला था कि ये वाले कपड़े डालने चाहिए, क्योंकि मैं अगर ऐसी जगह पे जाती एक रॉक कॉन्सर्ट में, ये इसी तरह के कपड़े डाल के जाती। या उसमें ऐसा हुआ था कि कॉस्ट्यूम्स के लिए कॉस्ट्यूम जो हमारी वीरा थी वो आती थी मेरे पास, सो मैं कुछ एक चॉइस करता था, लेकिन मैं बोलता था कि क्योंकि इतना रियल लाइफ है, और तापसी जो है दिल्ली से ही है, शक्ति नगर से हैं ये, तो अब ये दिल्ली में रह चुकी हैं, काफी शक्तिशाली लोग रहते हैं शक्ति नगर में वैसे। आईपी कॉलेज से पढ़ी हैं इंजीनियरिंग। सो मैंने बोला कि दिल्ली रोज आती जाती हैं, इनसे ही पूछो इस सिचुएशन में क्या पहनेंगे, क्योंकि मैं तो समझ नहीं पाऊंगा ना क्या कंफर्टेबल है उनके लिए, क्या अनकंफर्टेबल। इतने उदार डायरेक्टर हैं। नहीं मैं ऐसा होता था हम लोगों का, और हम लोगों के डिस्कशन भी होते थे। बहुत सारे स्क्रिप्ट में ऐसी चीजें हैं जो तापसी ने सजेशन दिया है हमको, कीर्ति ने सजेशन दिया है, अंगद ने सजेशन दिया है, सर ने सजेशन दिया है। सो बिकॉज ये सबका मन के अंदर की बात है ना, तो मेरे को सबका विचार लेना पड़ता है। एंड देन जो जो मुझे अच्छा लगा हमने रखा फिल्म में, जो नहीं लगा वो निकाल दिया। कहना तो हम और भी बहुत कुछ चाहते थे। दिल्ली में ये एक्सपीरियंस आम लड़कियों का रहता है कि काफ़ी छेड़खानी से उन्हें गुजरना पड़ता है। ऑफ कोर्स गुजरना पड़ता है। आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई भी दिल्ली की लड़की होगी जो कहेगी नहीं मैंने तो आज तक कभी कुछ सुना नहीं रोड पे ऐसे चलते हुए या कुछ हुआ नहीं। आई डोंट थिंक सो। मेरे साथ बहुत हुआ है। एक टाइम तो ऐसा हो जाता है कि किसी भी तरह का कमेंट एंड ऑल वो लगता है तुम्हारी रोज़ की लाइफ का हिस्सा बन गया है। शायद अगर उस दिन ना हुआ हो तो लगेगा कि आज क्या सूरज पश्चिम से निकला है जो आज नहीं हुआ ऐसा कमेंट। एक्चुअली में मतलब वो एक डेफ ईयर कहते हैं ना, वो हो जाता है। छूते हैं लोग डीटीसी बसेस में गलत जगह पे, क्राउड में गलत जगह पे, वो डर एक बैठ जाता है। पता नहीं क्यों डर बैठ जाता है कि जैसे कि हमने कुछ गलत किया है कि हमारे को छू रहे हैं। वो क्योंकि शुरू से बताया जाता है ना, ऐसे कपड़े मत डालो, ऐसी जगह पे मत जाओ, और तुम थोड़ा चुप होके बैठो, ज़्यादा मत हंसना, ये सब चीज़ें बोली जाती हैं। ये मेरे घर में भी बोली गई हैं। तो इस फिल्म को तो आंगन में दिखानी चाहिए, हर घर के आंगन में लगा के। एक नहीं मालिनी जी, मैं आपको हर घर के आंगन में लगा के वहां दिखाना चाहिए रिश्तेदारों के बीच में, तो फिर वो ठीक से झगड़ा हो जाए एक बार, तो लोगों की बात बाहर आए कि भाई हमने क्या किया है। आप एग्जैक्टली यही बात है। मैं आपको अब मेरे मैनेजिंग एडिटर चाय पीने चले गए हैं, जो वो प्राइम टाइम दिखाने की बात की तो जवाब नहीं दिया उन्होंने। मैंने एक रिएक्शन देता हूँ आपको। एक हॉल से एक 18 साल की कॉलेज की एक लड़की थी जो फिल्म देख के बाहर आई, और बाहर आने के बाद ऑब्वियसली वो बहुत रोई और बहुत चोक्ड हो गई, शॉक्ड थी, स्पीचलेस। उसने मुझे बोला, एक ही बात बोला कि मैं आज घर जाऊंगी, मैं अपने माँ और बाबा को बोलूँगी आप ये जाके फिल्म देख के आइए, और फिर डिनर टेबल के सामने दोनों को बिठाऊंगी और बोलूँगी आपने जो बचपन से मुझे जो सिखाया है आपने मुझे गलत सिखाया है। सो ये उसका रिएक्शन था। आई थिंक एक सब बड़ी कॉमन और एक फ़नी चीज़ है जो शायद हर दिल्ली की लड़की, एटलीस्ट दिल्ली की लड़की ने एक्सपीरियंस करी होगी। हम लोग घर से चलते तो हैं एक तरह के कपड़े डाल के, पर कहीं बाहर जाना हो अगर मार्केट में या किसी पार्टी में या किसी के बर्थडे पे, तो जो गाड़ी के अंदर बैठ के कपड़े चेंज होते हैं ना, आई डोंट अंडरस्टैंड कि मतलब उससे अब मुझे सोच के लगता है कि मतलब मैं कुछ गलत कर रही थी क्या जो मैंने अलग कपड़े डाले, और फिर गाड़ी में आके हमने अचानक से पैंट के नीचे हमने शॉर्ट्स डाले हुए थे तो वो पहनना, उतार के पहनना शुरू करते हैं, फिर घर जाते हुए वापस पैंट चढ़ा लेते हैं। मतलब किससे शर्म कर रहे हैं, अपने माँ बाप से कि बाकी दुनिया से? समझ में नहीं आता, आज तक समझ नहीं आया। पर ये इस फिल्म का असर है मुझ पे बहुत ज़्यादा है। मैं छुपाना भी नहीं चाहता। बच्चन साहब, चलते चलते सुशांत कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। हाँ, मेरे मन में ये चर्चा सुन के एक सवाल है, इनफैक्ट दो सवाल हैं। हाँ, और मैं उसको यूथ फॉर चेंज जो आज हमारा नारा है उससे जोड़ रहा हूँ कि अमूमन हमने देखा है कि जब हम कोई फिल्म देख के निकलते हैं तो काफ़ी देर तक, 1-2 दिन, हफ्ते भर उसका इम्पैक्ट रहता है, दिमाग में चीज़ें चलती हैं। और स्पेशली अगर शाहरुख खान रोमांस करना सिखाएं तो वो थोड़े दिन और सस्टेन कर जाती है, या कोई हीरो अगर गुस्सा दिखा रहा है तो वो सस्टेन कर जाता है। लेकिन जो चेंज समाज में लाने वाले मैसेजेस होते हैं वो धीरे धीरे फेड आउट हो जाते हैं। तो सुजीत और तापसी से मेरा सवाल ये है कि आपने फिल्म बनाई, शायद हम कुछ दिन तक उस बात को याद रखेंगे, लेकिन उसका लॉन्ग इम्पैक्ट हो, लोग उसको समझें, रोज़ के जीवन में कैरी करें, उसके लिए क्या करना होगा? और एक सवाल बच्चन साहब से भी है कि आपको शायद कोई नसीहत हरिवंश राय बच्चन साहब ने दी होगी, आपने अभिषेक को दी होगी, अभिषेक अपने बच्चों को देंगे, ऐसी कोई नसीहत हमारे यूथ के लिए जो आपको लगता है उम्र के साथ
उसकी उम्र नहीं बढ़ती और वो नसीहत सब यूथ को मिलनी चाहिए। या आपने जो कहा कि क्या असर पड़ेगी, जैसे कोई रोमांटिक फिल्म हो वो भूल जाते हैं। मैं अपने पहले 2 फिल्म का एग्जांपल दूंगा, विकी डोनर का सबसे पहले देता हूँ। विकी डोनर में बहुत प्रेज मिला, बहुत प्यार मिला उस फिल्म में, लेकिन एक बहुत कमाल की चीज़ मिली है उसमें कि ये जो सब्जेक्ट था, जो इनफर्टिलिटी जो सब्जेक्ट था, इसको लोग बेडरूम में डिस्कस करते थे ओनली। बट उस फिल्म के बाद ये हुआ है कि लोग जाते हैं अभी इनफर्टिलिटी क्लिनिक में, और जो चाइल्डलेस कपल हैं वो ओपनली बात करते हैं इस बारे में कि हमको एक स्पर्म डोनर चाहिए। या पहले ज्यादातर हॉस्पिटल्स के पास इनफर्टिलिटी क्लिनिक नहीं था, बहुत फ्यू, 15 to 20%। नाउ ऑल द हॉस्पिटल्स हैव एन इनफर्टिलिटी क्लिनिक एंड दे शो विकी डोनर, देख लीजिए आप। उसके बाद वो निडर हो जाते हैं और साफ साफ बात करने लगते हैं। ऐसा हुआ है उस फिल्म से इफेक्ट। और उसकी वजह से सुशांत, जब हम लोग सरोगेसी लॉ को डिस्कस कर रहे थे तो दर्शकों की प्रतिक्रिया से इससे पता चला कि विकी डोनर ने उन्हें एक तरह से तैयार कर दिया था कि उनके बातों में या उनकी शिकायतों में, आपत्तियों में या सहमति में इस बात का जिक्र आ रहा था कि हाँ विकी डोनर ने ऐसा कहा है, ऐसा नहीं कहा है। विकी डोनर का एक और मजेदार चीज भी बता देता हूं आपको मैं। विकी डोनर में एक सीन है जिसके अंदर डॉली जी और उनके जो मतलब मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ दोनों शाम को बैठ के शराब पीते हैं। तो मुझे बहुत पत्र आते हैं, बहुत सारे नॉर्थ से बहुत सारे आते हैं और बोलते हैं कि थैंक यू, आपने वो सीन दिखाया शराब पीते हुए, कि अगली बार हम जब शादी में जाएंगे तो हमको कोका कोला नहीं दिया जाएगा, कम से कम और भी कुछ ऑफर किया जाएगा। So, ये भी असर पड़ा है। पीकू में ऐसा असर पड़ा है कि अभी भी चिट्ठियां आती हैं कि लोग बोलते हैं कि आपने एक बाप और बेटी का जो संबंध दिखाया है कि पेरेंटिंग क्या होता है, कि जब पेरेंट्स जब बहुत उम्र में बढ़ जाते हैं तब उनको देखना पड़ता है, अब उनको जिंदा रखना पड़ता है। एक बात सुजीत नहीं बता रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन की भी बात होने लगी है घरों में कि पीकू वाली हालत तो नहीं हो गई है। सो वो है। तो मुझे लगता है कि इस फिल्म का पता नहीं कितना असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये तो मैं अभी कह नहीं सकता हूं, लेकिन जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, सो मुझे नहीं लगता कि इसको मेरी फिल्म से कोई यस एक आवाज जरूर मिली है, लेकिन मुझे लगता है कि महिलाएं खुद ही इसको जिंदा रखेंगे, मुझे रखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई लड़का इसको नहीं भी देखा है तो महिलाएं बोलेंगे ये जाके देखो, अभी नहीं देखा है तो उसमें ये सुना था कि नहीं, वो जरूर बोलेंगे। मैं मर्द हूं, लेकिन मुझे नहीं मालूम एक लड़की क्या एहसास करती है ऐसे सिचुएशंस में, बिल्कुल आइडिया नहीं है। जितनी मैंने देखा था, एक्सपीरियंस किया था, वही मैंने रख दिया है और मुझे लगता है जरूर होगा। 10 आदमी का भी हो जाए तो मैं बोलूंगा थैंकफुल कि हमने इस फिल्म को बनाया एंड आई एम हैप्पी। समय हमारा समाप्त होता चला जा रहा है। बच्चन साहब, क्या ये इस प्रश्न का सुशांत के साथ ही बच्चन साहब, कभी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ी कि वो हमें कुछ सीख दें। हमारी जिस तरह से उन्होंने परवरिश की, कभी आवश्यकता नहीं पड़ी कि वो सिखाएं हमको। जैसे हमने उनको देखा और जैसे उन्होंने अपने व्यवहार को रखा हमारे सामने, उसी को हमने अपने मन के अंदर जहन किया कि यही सही तरीका है, इसलिए कुछ कहने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ी कभी। बच्चन साहब, चलते चलते क्या ये ज़्यादा होगा आपसे गुजारिश करना कि अगर आप हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियां सुना दें? सर वो पंक्तियां तो बहुत हैं, लेकिन एक कविता इस फिल्म पिंक में भी है, और वो क्योंकि हम लोग यहाँ आज एकत्र हैं पिंक के लिए, तो वो जी तनवीर काजी ने लिखी है, वो जो कि फिल्म के अंत में आती है। पता नहीं आपने उसको सुना कि नहीं। तो वो एक दरअसल प्रोत्साहित करने के लिए जितनी भी महिलाएं हैं हमारे देश में, कि तो खुद की खोज से, सर ये बोलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। नहीं ठीक है, आप खड़े होकर भी बोल सकते हैं। तो खुद की खोज से निकल, तो किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ न इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ न इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है
तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं, ये पापियों को हक नहीं कि ले प्रतीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा। चुनर अगर गिरी तो एक भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। बहुत सुंदर और बहुत बहुत शुक्रिया एक अच्छी फिल्म देने के लिए। चर्चा गंभीर थी क्योंकि फिल्म आपको इसी मोड़ पर ले जाती है आपको, और वो आपको उद्वेलित करती है, परेशान करती है और मजबूर करती है कि आप किसी को खोजें जिससे आप उसके साथ बात करें, और बात करते करते फिर आप हंसने भी लगते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप बहुत दुखी होकर निकलेंगे, पर इस फिल्म को देखिएगा ज़रूर। मंडे को अगर आप सीएल ले सकते हैं तो ले लीजिएगा, फिर बाद में ये मत कहिएगा कि नहीं बताया किसी ने कि इस फिल्म को देखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।